स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो एडुटेरिया की तरफ से आज जो न्यू बुक उतारा गया था 67th बीपीएससी के लिए वॉल्यूम 2 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट था जिसमें, और इसका मैं टेस्ट सीरीज़ 1 करवाया था और कहा था कि रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं नेक्स्ट टेस्ट करवाऊँगा। तो रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा आया, इस वजह से मैं टेस्ट 2 लेकर के आया हूँ। और इसमें टेस्ट 2 में पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे व्याख्या सहित, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है, तो आप लोग को फ़ायदा भी एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा ये जो न्यू बुक आया है 27 मार्च 2022 को, एडुटेरिया बीपीएससी वॉल्यूम 2 15 प्रैक्टिस मॉडल सेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे पूछा सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की, सही है। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, सही है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य कौन सा कथन है, तो यहाँ पे असत्य कोई भी कथन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी कथन जो है वो सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दूसरा का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ददनी प्रथा जो है यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। ये जो था ये शामिल नहीं था, बाकी इसमें सभी जो था वो शामिल था। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में बोला कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो शाह आलम द्वितीय को यहाँ पे अली गौहर भी कहा जाता था, और यही एक ऐसे थे जिनका राज्याभिषेक जो था वो पटना के अंग्रेज़ की फैक्ट्री में हुआ था। और तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। बक्सर युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये दीवानी प्रदान की गई अंग्रेज़ों को। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। 5वां यहाँ पे बोल रहा है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 5वां का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेची समिति ने। नेक्स्ट है 6ठा नंबर में। 6 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल थे। तो तेभागा आंदोलन से कौन से क्षेत्र प्रभावित थे। तो यहाँ पे देखिए तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 से लेकर 1950 के बीच चला था, जिसमें मूलतः बटाईदारों किसानों का संघर्ष था, और इसका जो नेतृत्व था वो मुख्यतः कंपा राम एवं भवन सिंह ने किया। और इस आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके में शुरू हुआ तथा शीघ्र ही यह बंगाल में भी फैल गया। तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर, ए और सी दोनों। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। बोला निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। तो 7वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्जन्म एवं कर्म का जो सिद्धांत था इसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, तंत्र मंत्र, ये सभी का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। बोला निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोदास पाल को। 1861 में क्रिस्टोदास पाल हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने थे और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था।
नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोला लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो 9 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा का। तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार 1848 ईस्वी में सतारा हुआ था और 1849 में जैतपुर और 1853 में झांसी ब्रिटिश भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, 11 बोल रहा है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, 12 नंबर बोल रहा है कि भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। तो यहाँ पे 1878 कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, बोल रहा है कि किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1860-62 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण किया गया था और ये जो रेल मार्ग था ये हावड़ा से मुगलसराय को जोड़ने के क्रम में बना था। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो था वो किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया था और जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। लेकिन इसमें से क्या हुआ था कि जब प्रफुल्ल चाकी जो थे वो खुद को गोली मारकर हत्या कर लिए थे, प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मारकर हत्या कर लिए थे, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। तो यहाँ पे फांसी पूछ रहा है तो फांसी में केवल बी हो जाएगा, खुदीराम बोस, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी तो खुद को गोली मार के हत्या कर दिए थे, मतलब खुद को हत्या कर ली थी। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, बोला किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में उपरोक्त जो सभी हैं ये सभी शामिल थे, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे पूछा शामिल नहीं थे तो यहाँ पे से सभी शामिल थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और उपरोक्त कथन गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को वायसराय इरविन द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर कहा था। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, 19 नंबर बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। तो ये कब किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव के दौरान लॉर्ड लिनलिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के सहयोग से प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव पेश किया था और इसी प्रस्ताव में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना घोषित किया था। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, बोल रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह, और पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, बोला मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो 21 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन टी, मुजफ्फरपुर में। ये याद आप लोग रखिएगा। और इसकी स्थापना जो थे इमाद अली खां के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट आइए 22 नंबर में 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। और इसके जो सचिव थे, याद रखिएगा, सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 23 नंबर में आइए, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। और इस संघ में मणिन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिज नंदन प्रसाद इत्यादि शामिल थे। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, क्रांतिकारी का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय के द्वारा। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी कंदाचार। ठीक है, कंदाचार। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। और ये सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं ने भारत पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच। देवरा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1531 में हुमायूं और अफगानों के बीच। और बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध था वो 1540 में लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर हसन को। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उत्कृष्ट गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, बुरा किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो 28 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए मुगल शासक बाबर का मकबरा जो है ये आपका काबुल में है, और जहांगीर का जो मकबरा है वो शाहदरा लाहौर में है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे सी बाबर और जहांगीर दोनों हो जाएंगे, जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए संसब। और इलाही जो था, इलाही याद रखिएगा अकबर द्वारा चलाया गया गोलाकार सोने का सिक्का था। और जलाली जो था वो चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का था। और रुपया जो है ये शेर शाह के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, बोरा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवण पद्धति का प्रारंभ करवाया। ये जो है ये यहाँ पे असत्य है। सिखों के तीसरे गुरु, यहाँ पे सही क्या होगा? तो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवण पद्धति का आरंभ कराया था, न कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, बुरा ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हल के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? तो 32 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, बोरा निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा से। नेक्स्ट है ये 33 हो गया। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, 34 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो 34 का यहाँ पे असत्य कथन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 321 में नहीं बल्कि 321 ईस्वी में नहीं बल्कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ये तो असत्य हो गया पहला। दूसरा है यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखिए कि दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख, ठीक है, दक्षिण भारत से प्राप्त
अभिलेखों में अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अरमाइक एवं यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डी भी इसमें गलत है। तो यहाँ पे दो कथन गलत है, ए ठीक है और डी गलत है, और बी और सी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए और डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 में बोला कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए दो जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 36 नंबर में। चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 36 के यहाँ पे डी हो जाएगा, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये जो है ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए यहाँ पे 36, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी मैंने बताया कि असत्य है, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? तो 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में। बोला है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो 37 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ ने। 38 में आइए, बोला है कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3, यानी 1 2 3 ये तीनों जो हैं सही हैं। यानी कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की और कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी और यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में। बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये जो है ये गलत है। ठीक है, बौद्ध संघ, एक चीज़ याद रखिएगा, बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी और संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश जो था वो वर्जित था। ठीक है, यहाँ पे ये सभी का प्रवेश वर्जित था। तो ऑप्शन कथन पूछ रहा है गलत, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया था। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में। बोला कि निम्नलिखित युगों में कौन से युग सही सुमलित नहीं है। तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जो है प्लीनी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये जो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का जो है लेखक वो अज्ञात है, यानी इसके लेखक का नाम किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ए गलत है। बाकी यहाँ पे टॉलमी भारत का भूगोल सही है, कात्यायन गार्गी संहिता सही है, अली अहमद चचनामा सही है। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिया गया है ये सभी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में। बोल रहा है 42 नंबर कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। 43 में ये राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है। तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का विधानमंडल। 44 में ये अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है। तो 44 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में। बोरा निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है
और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो समान नागरिक संहिता है वो गोवा में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ उसको लागू किया गया है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्वान नहीं है? तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए वर्तमान में जो 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद विद्वान है, उसमें से देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चारों राज्य दिए गए हैं इसमें विधान परिषद विद्वान है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें से विद्वान नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? तो 47 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय परिषद का जो है वो उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ये जो है ये एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इन्हें संसदीय कानून के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो 49 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित कर दी गई है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो 50 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया है 2003 में, ठीक है। तो वर्ष 2003 में 91 संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% तक निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है ये 51 में, बुरा उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो 51 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में, बोला किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो 52 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा ही ऐसा संभव है। 52 नंबर हो गया। नेक्स्ट है ये 53 में, 53 नंबर बोला कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो 53 के यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है या असत्य है, वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है जबकि उसके कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके संबंध में वोहरा समिति का गठन किया गया था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु वोहरा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में, बोला भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो यहाँ पे याद रखें कि उपयुक्त में से ई हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है ये 56 नंबर में, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो 56 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजाबे जो है वो मोजाबे मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। देखिए सहारा, कालाहारी और बायुदा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित है, जबकि मोजाबे मरुस्थल उत्तरी अमेरिकी महादेश में शामिल है। नेक्स्ट है ये 57 नंबर में, बोला निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई,
क्यों? क्योंकि देखिए याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का जो है वो बोलिविया और पराग्वे केवल मात्र दो ही ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड देश है दक्षिण अमेरिका का। तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक, ए और सी। नेक्स्ट है ये 58 नंबर में, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जनजातियाँ दिया गया है और यहाँ पे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो 58 के यहाँ पे देख लीजिए, डी का जो हो जाएगा एस्कीमो जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद माओरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड, और बुशमैन जो है ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, और सेमांग जो है वो हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 4 3 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 4 3 1, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 58 हो गया। नेक्स्ट है ये 59 में। 59 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो 59 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जल संधि। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, बोला निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तथा भारत नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे आता है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में। और इसका जो उद्गम है वो स्थल नेपाल की अन्नपूर्णा श्रेणी है। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में, 62 नंबर में निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? तो 62 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया की जो है वो सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है। नेक्स्ट है ये 63 नंबर में, 63 बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो 63 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। नेक्स्ट, और बिहार का जो आप रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, ये सब पाइराइट के लिए यहाँ पे पाइराइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज का 1021, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है 876। नेक्स्ट आइए 65 में, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पटना में है। इस तरह का क्वेश्चन भी अब इधर बीपीएससी में देने लग गया है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, बोला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। तो वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1540 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट है ये 67 में, बोरा निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित हैं? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए तीव्र भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कच्छ का रण, ये सभी जो हैं ये शामिल हैं। तो यहाँ पे सभी शामिल हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 में, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 69 में, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 69 का ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट आइए 70 का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 70 का याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, और यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, और इसकी लंबाई करीब 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 71 नंबर में, शून्य रेखा कहलाती है। तो शून्य रेखा क्या कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। याद रखिएगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको शून्य रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये 72 में, निम्न में से किस या किन राज्य राजाओं से होकर भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है?
तो 72 का यहाँ पे सी हो जाएगा, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ना कि भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जिसे यामोत्तर रेखा कहा जाता है, और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कि टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये सब क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पछुआ पवने हैं। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, बुरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो 74 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। सैडल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा, सैडल पीक। और एक यहाँ इसी के नाम से एक है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, उत्तरी अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, 75 बोल रहा है कि अंजुना द्वीप स्थित है। तो अंजुना द्वीप जो है वो गोवा तट पर स्थित है, याद रखिएगा, अंजुना द्वीप गोवा तट पर है, ऑप्शन सी। 75 हो गया। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, 76 बोल रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 76 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, देखिए कौन कौन हो जाएगा, तो 1 और 4 यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये जो हैं ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो 1 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो 77 का ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 1987 ईस्वी में, और यह जनजातियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एवं उसका सही मूल्य दिलाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है ये 78 में, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्माण जो है ये इसमें शामिल नहीं होती है, जबकि इसमें रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट एवं उर्वरक शामिल होते हैं। और इसका जो प्रकाशन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का, इसका प्रकाशन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ये 79 में, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया? तो इसे जो अपनाया गया है वो 2010 ईस्वी में अपनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही, ठीक है। और उस समय जो थे इसको 12 जुलाई 2010 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने IIT गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया प्रतीक को अपनाने की घोषणा किया था। नेक्स्ट है 80 नंबर में, बजट एक लेखपत्र होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार की राजकोषीय नीति की। नेक्स्ट है 81 नंबर में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी और IFCI का उद्देश्य निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए हो जाएगा, A B दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, इसलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 में, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 55.3% जो है वो नगरों में निवास करती है विश्व की जनसंख्या का। नेक्स्ट है 83 में, 83 बोल रहा है 83 में बोल रहा है कि चालू खाता घाटा यानी कि CAD क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिएट, ठीक है। तो 83 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा जो होता है उसको चालू खाता घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है 84 में, बोल रहा है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,37,460.94 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट आई 85 में कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? तो 85 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चीन जो था वो अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था। सबसे आयात उस समय चीन से ही किया गया था। नेक्स्ट है 86 में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व व्यय के अंतर्गत। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक तथ्य है, इसको आप लोग को समझना अच्छे से आवश्यक होता है कि कौन से राजस्व व्यय में जाएगा, कौन सा व्यय जो है वो पूंजीगत व्यय में जाएगा। तो ये सब आपको एक बार आर्थिकी जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब ये सब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा राजस्व व्यय। नेक्स्ट आई 87 में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकीर्णन सबसे अधिक जो होगा वो बैगनी का होता है। और इसका जो प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। वहीं लाल की जो है वो तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। नेक्स्ट है 88 में दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 89 में शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल बोला जा रहा है, तो कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो 89 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन जो है वो कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ड्राई सेल जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी होता है, सॉरी। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको आमतौर पर जो है वो नेत्र गोलक जो है वो सामान्य रूप से अधिक लंबी हो जाती है या कॉर्निया जो है वो बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 90 का ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसमें एक चीज़ और है कि प्रकाश जो है रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित होने के बजाय प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूर की वस्तुएं धुंधली पर दिखती हैं। नेक्स्ट आइए, कितना हो गया? 90 हो गया, 91 में आइए। 91 बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, और प्रेरकत्व का पूछेगा तो हेनरी, और प्रदीप्ति घनत्व का पूछेगा तो लक्स, और ज्योति फ्लक्स का पूछेगा तो ल्यूमेन। नेक्स्ट आइए 92 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये कन्वर्सन याद कर लीजिएगा और आप लोगों को कन्वर्जन इसका पता ही होगा। तो इसका हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 93 में यहाँ पे उत्पाद और स्रोत का यहाँ पे है, इसको मिलान करना है। तो 93 का देख लीजिए, बोल रहा कि कौन सा युग्म सही सुमलित है। ठीक है, तो 93 का जो है हींग जो है वो जड़, ये सही सुमलित है, बाकी सभी गलत है। तो यहाँ पे हींग जो है जड़ सही हुई हो गया। रबड़ यहाँ पे फूल नहीं होगा जबकि तना होगा। और कुनैन जो है ये यहाँ पे फल नहीं छाल होगा। और अफीम जो है वो फल होगा। ठीक है, तो ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 94 में प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्द्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है 95 में किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उभयचर में। नेक्स्ट है 96 नंबर में निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 97 में आइए पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दूषित भोजन तथा दूषित जल से। नेक्स्ट आइए 96 में
हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नियॉन का जो प्रकाश है कोहरे में भी अधिक चमकता है। नेक्स्ट आइए 99 में। 99 बोल रहा है कि किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? ऑयल ऑफ विट्रॉल है, तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो रासायनिक इस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो ऑयल ऑफ विट्रॉल का ही एक रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आइए 100 में। बोला फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ठीक है, तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 48 परमाणु हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। और फिटकिरी का जो सूत्र है वो है K2SO4 AlSO4 का होल 3.24 H2O, और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 24 गुना 2 यानी कि 48 हो गया। नेक्स्ट आइए 101 में। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपिन। याद रखिएगा, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरण से जो वर्णक बचाता है उसका नाम है लाइकोपिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 102 में। डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? तो देखिए, डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मनुष्य और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत एक सामग्री है। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये दोनों जगह यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 103 में। बोला निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूकस का। याद रखिएगा, फ्यूकस, और यह आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। नेक्स्ट आइए 104 में। निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट आइए 105 में। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीजेंस को। ठीक है, फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। वहीं साइटोकाइनिन जो है वो बौने पौधे को लंबा करता है, और एथिलीन जो है वो एकमल हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है और ये फलों को पकने में सहायता प्रदान करता है। और ट्राउमेटिन जो है इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। नेक्स्ट आइए 106 में। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के परीक्षण के लिए, पहचान के लिए किया जाता है। और बीएमडी का यहाँ फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट आइए 107 में। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जोड़ी। केचुआ में जो है वो 5 जोड़ी हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 107 हो गया। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 बोल रहा है कि जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए 108 हो गया। नेक्स्ट आइए 109 में। रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका 3 से 5 दिन होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। यानी ब्लड प्लेटलेट्स का पूछेगा तो 3 से 5 दिन जीवन काल होता है। और वहीं अगर आरबीसी का पूछेगा तो 20 से लेके 120 दिन तक होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है, कार्यकाल मतलब जीवन काल, वो होता है डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन और आरबीसी का 20 से 120 दिन। नेक्स्ट आइए 110 में। अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 110 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमैटोस्टेटिन। देखिए, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन स्रावित होता है। नेक्स्ट आइए 111 में।
हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आ सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 112 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 112 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है 113 में निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? इसका भी मैंने प्रीवियस टेस्ट वगैरह में बहुत करवा दिया है। तो 113 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोवैक्स। नेक्स्ट है 114 में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 114 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गरुड़ ऐप को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 आ गया। नेक्स्ट है 115 में बुरा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%, यानी जीडीपी का 3.8% जो है वो राजस्व घाटा अनुमानित है। नेक्स्ट है 116 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो 116 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएनबी बैंक। नेक्स्ट है 117 में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? ठीक है, तो 117 का यानी सबसे खराब साल 2020 को। तो 117 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने। नेक्स्ट है 118 में बोरा हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो 118 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भव्या लाल को। नेक्स्ट है 119 नंबर में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल का एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो 119 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो है वहाँ पे गेटवे टू हेल है रेगिस्तान में, उसके आग को बंद करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है 120 में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो किस देश ने अंतरिक्ष में ये सैन्य अभ्यास किया है? एस्टर एक्स। तो 120 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। नेक्स्ट है 121 में जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 121 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है। 121 हो गया। नेक्स्ट है 122 में 122 बोला कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो 122 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट है 123 में हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है? तो रोहित सरदानंद तो पत्रकारिता से संबंधित थे, वहीं पे जगमोहन मल्होत्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं वो हो जाएंगे सितार वादक, तो सी का 3 हो जाएगा। और चंद्रो तोमर बच गए हैं तो ये हो जाएंगे शूटिंग से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन 123 का देख लीजिए, सी हो जाएगा 2 4 3 1। नेक्स्ट आई 124 में बोरा फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर बाइडेन। और यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का एक बहुत बढ़िया बुक आया हुआ है, तो वो है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। और अरुंधति राय का है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। और एनी जैदी का है ब्रेड सीमेंट कैक्टस, ए मेमोयर ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट है ये 125 में 125 में जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में
$3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए एप्पल कंपनी बन गई है $3 ट्रिलियन को बाजार पूंजीकरण में पार करने वाली। नेक्स्ट है 126 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा, तो इसका 126 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2030 में। तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है 127 में निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामिया सुलूह हसन को। नेक्स्ट है 128 में बुरा हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण ग्रह पर। नेक्स्ट है 129 में अप्रैल 2021 में फैक्ट FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, चाड के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है 130 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल की उप विजेता कौन रही हैं? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलिना प्लिस्कोवा। ठीक है, ये हो गया विंबलडन 2021 का महिला एकल का खिताब। ठीक है, यहाँ पे उप विजेता पूछा है, याद रखिएगा यहाँ पे उप विजेता है कैरोलिना प्लिस्कोवा, और अगर यही महिला विजेता पूछता तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हो जाती। और वहीं विंबलडन 2021 में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया का, और उप विजेता बना है मेटेओ बेरेटिनी इटली का। नेक्स्ट है 131 में हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 132 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो 132 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित केसरवानी को। नेक्स्ट है 133 में किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, और टैग लाइन इसका था बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। और पहला ग्लोबल बायो इंडिया 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 134 में बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 64,180 करोड़ रुपए, और ये करीब 6 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। 134 हो गया। नेक्स्ट है 135 में 135 में बोल रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये आ सकता है। तो 135 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने जीता है। तो विजेता देश जो था वो अर्जेंटीना था, और उप विजेता जो था वो ब्राज़ील बना। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें लियोनेल मेसी था, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज था। और कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है। नेक्स्ट आई 136 में बोला भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में। नेक्स्ट आई 137 में बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। नेक्स्ट आइए 138 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 34,314 रुपये। नेक्स्ट आइए 139 में बोरा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? यहाँ पे केवल राजस्व व्यय पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,91,956.67 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 140 में बोला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में
किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 140 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षय कुमार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म तान्हा जी को दिया गया है। तो इसका भी एक बार आप लोग पूरा अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, इससे एग्ज़ाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब 10 क्वेश्चन आप लोग को पता है कि बीपीएससी में मैथ्स पूछता है, तो इसका मैं केवल जो है आंसर मैं बताते जाऊंगा। वीडियो आपको स्टॉप करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और वैसे इसका जो मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो 141 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18,004। नेक्स्ट है 142 में, 142 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.4/7 दिन। नेक्स्ट आई 143 में, इसका जो मैथ्स है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 19%। नेक्स्ट आई 144 नंबर में, 144 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15%। नेक्स्ट आई 145 में, ये जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12/5। नेक्स्ट आई 146 नंबर में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16,000 रुपये। नेक्स्ट आई 147 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6:4:3। नेक्स्ट आई 148 में, 148 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट आई 149 में, 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 194। सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें सुधार कर लीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 214। नेक्स्ट आई 150 और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 60। तो इसका सुधार कर लीजिएगा, 214 कर लीजिएगा 149 में, 150 में ऑप्शन ए हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया टेस्ट नंबर 2। अगर आपका पहले जैसा ही रिस्पांस मिलता रहा तो जल्द ही हम टेस्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे, एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने ग्रुप में भी। और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।